कल हमने जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली थी एनालिडा पे, और इसके हवाले से हम जो है वो अब मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन और टैगमेटाइजेशन जो है वो हमने देख लिया था, जिसमें जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो मेटामेरिज्म है, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि बॉडी के अंदर मेटामेरिज्म होता है। अब ये मेटामेरिज्म किस वजह से होता है, रीज़न क्या होती है, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न जो मेंशन है मिलर हार्ले में बेटा, वो मेसोडर्म है। मेसोडर्म से जब सीलोम बनती है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, ये जो इन्होंने हमें एक डायग्राम दिखाई हुई है इस जगह पे, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम अ बिट, तो आपको अंदाजा होगा कि ये इसमें एक चीज वाजे है, और वो ये है कि क्या बोलता है बेटा, बाकी को भी इशू है ये? नहीं सर। बेटा आप वो देखिए, अपना वॉल्यूम एडजस्ट कीजिएगा। अब इसमें जो है वो ये देखिएगा इस डायग्राम के अंदर कि इसमें वाज़ेह तौर पर एक चीज़ है, और वो ये है कि ये एंडोडर्म है। ये जो है ये एंडोडर्म है, ये हमारे सामने ये एंडोडर्म का एरिया रीजन है, ठीक है। और ये बाहर की जो ये सारी है, ये एक्टोडर्म है। इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो जिस जिस चीज ने कवर हुआ है इस टाइम, एक मेम्ब्रेन के तौर पे, इधर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक मेम्ब्रेन के तौर पे एक्टो और एंडो के दरमियान में एक कैविटी बनी हुई है एक तरह से, विच इज मेड बाय द मेसोडर्म। और ये जो सेगमेंटेशन हुई है, ये बेसिकली मेसोडर्म की वजह से हुई है। अब मेसोडर्म की वजह से सेगमेंटेशन कैसे होती है, क्योंकि आपको एक बात का पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है इस बात का आपको, कि जिस वक्त मेसोडर्म जो है वो एक्टो और एंडो के दरमियान में जो है वो एक कैविटी बनाती है, तो सबसे पहले मेसोडर्म जो है वो एक्टो के नीचे निचले हिस्से को, जस्ट डॉर्सल टू एक्टो, जस्ट डॉर्सल टू, अगर इसको हम एक्टो कहें और इसको मीजो कहें, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो एक्टोडर्म एंडो मीजोडर्म होती है, ये एक्टो के जस्ट डॉर्सल या वेंट्रल, ये क्या करती है, ये कवर कर लेती है पूरा अंदर का हिस्सा, ठीक है। उसके अलावा सबसे इनर साइड पे क्या चीज होती है आपको पता है, सबसे इनर साइड पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो एंडोडर्म से बनता है। अब उसके अलावा आपको ये भी पता है कि मीजोडर्म जो है वो एक और काम भी करती है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेसोडर्म कंपार्टमेंट्स बनाती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, ये अगर मेसोडर्म की वजह से होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सेगमेंट मैंने किया है, अगर मैं इस सेगमेंट को आपको लिटरल व्यू से दिखाऊंगा ऐसे, इस तरह से, और इसके बिल्कुल सबसे दरमियान में कौन सी चीज होगी, एंडोडर्म यहाँ, और उसके बाद उसके नीचे देखिएगा यहाँ पर मेसोडर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपको पता है कि एक सेगमेंट यहाँ से अगर यहाँ तक है, तो ये जो वॉल बन रही है इस सेगमेंट और अगले सेगमेंट में, अगर मैं इसको ए सेगमेंट कहता हूँ और इसको बी सेगमेंट कहता हूँ, तो ए और बी सेगमेंट के दरमियान में जो भी वॉल बन रही है, दिस वॉल इज बीइंग जनरेटेड बाय द मेसोडर्म। यानी ये जो मेटामेरिज्म है, ये जो मेटामेरिज्म है, यानी सेगमेंट्स का अलहदा अलहदा होना, ये मेसोडर्म के उस कैपेबिलिटी की वजह से है जो हमारे अंदर भी है। इसीलिए कहते हैं कि मेटामेरिज्म ह्यूमन में भी है। आप जरा गौर करें, कल हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, शायद आप लोगों में से किसी ने इसको फोकस नहीं किया, लेकिन कल हमने ये सेंटेंस पढ़ा है कि मेटामेरिज्म ह्यूमन में भी है। अब वो ह्यूमन में असल में कैसे है बेटा, वो ह्यूमन में इस तरह से है कि ह्यूमन के अंदर भी ऑर्गन्स की कवरिंग है, ऑर्गन्स अपने अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हैं। तो ये मेटामेरिज्म ह्यूमन में भी है, और ये इसी वजह से है कि सीलोम है। तो ये जो आपको सारा नजर आ रहा है कवरेज, और इसके अंदर की ये जितनी भी कवरिंग नजर आ रही हैं और यहाँ पर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये बेसिकली मीजोडर्म की वजह से हैं, और मीजोडर्म की वजह से ही मेटामेरिज्म है। टैगमेटाइजेशन जो है वो मीजोडर्म की वजह से शायद ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं कि टैगमेटाइजेशन जो है वो हमने क्या कहा था, कि किसी भी एक सेगमेंट का स्पेशलाइज हो जाना, उसको आपने टैगमेटाइजेशन का, तो वो नीड हो सकता है, नीड ऑफ टाइम हो सकता है कि शायद नीड ऑफ टाइम है कि किसी एक सेगमेंट को इतना यूनिक कर दो कि उसमें जो है वो
अपना उसका काम यूनिक हो जाए, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सेगमेंट आ जाता है। तो वो टेगमेटाइजेशन जो है वो मेसोडर्म की वजह से नहीं है, वो और फिनोमेना। लेकिन मैं खुद शॉक था जब मैंने पहली पहली दफा पढ़ा था ये, पुरानी बात। तो मेसोडर्म की वजह से ह्यूमन में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वही कंपार्टमेंटलाइजेशन इनमें भी फॉलो हो रही है। वहां हम इसको मेटामेरिज्म नहीं कहते, ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। और जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है यहाँ पर हम मेटामेरिज्म, वहां पर हम उसको ये कह रहे थे कि जी सिलोम बनी हुई है, कार्डियक सिलोम है, नर्वस स्पाइनल सिलोम है, फिर सेरिब्रल सिलोम है, फिर गैस्ट्रिक सिलोम है, उसके अलावा रीनल सिलोम है, डिफरेंट तरह की प्लूरल सिलोम है, प्लूरल कैविटी, उनको हम सिलोम्स का नाम दे देते हैं। तो अब आ जाते हैं जी बेटा, जल्दी से इसको इससे गो थ्रू करते हैं एनालिटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, पैरापोडिया। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने पैरापोडिया हैं, दीज आर एक्चुअली मेंट फॉर लोकोमोशन, लेकिन इनमें जो सब एनालिड्स होते हैं उनमें पैरापोडिया नहीं होते। पैरापोडिया का ज्यादातर ताल्लुक जो है बेटा वो स्विमिंग से होता है, स्विमिंग से होता है और बरोइंग से होता है, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे एनालिड्स होते हैं जो बरोअर्स होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और एक्वेटिक सॉइल के नीचे रह रहे होते हैं, तो बरोअर्स भी होते हैं। और पैरापोडिया जो जितने ये जो भी आपने एक्सटेंशंस देखी हैं बॉडी की एक्सटेंशंस, ये तमाम एक्सटेंशंस जो है ये बेसिकली बरोइंग में हेल्प करती हैं इस एक वर्म की, ताकि ये बरो हो सके। फिर उसके अलावा ये है कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर पैरापोडिया प्लस सीटा होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सीटा हो पैरापोडिया भी हो या पैरापोडिया हो और सीटा भी हो, लेकिन पैरापोडिया प्लस सीटा ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है, लीथल के लिहाज से मतलब बड़ा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है कि इसमें दोनों तरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं या तीनों तरह के फीचर्स आ जाते हैं। इसमें बरोइंग भी आ जाता है, इसमें स्विमिंग भी आ जाती है और इसमें वॉकिंग भी आ जाती है। तो ये तमाम जो फीचर्स हैं ये एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से ये बड़ा जबरदस्त जो है वो एक है। लेकिन वॉकिंग या वो लोकोमोशन है वो बेसिकली सीटा के जरिए होती है। सीटा आर ब्रिस्टल secreted from invaginations of the distal end of the parapodia. They aid locomotion by digging into substrate and also hold a worm in its burrow. Burrowing में हेल्प आउट करते हैं। तो ये बड़ा एक्सीलेंट फीचर है। फिर इनके अंदर कुछ और एक और फीचर होता है, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम आमतौर पे वैसे यहाँ दिखाया नहीं जाता। प्रोस्टोमियम इज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा सेगमेंट और अ सेगमेंट एंटीरियर टू माउथ। फॉर एग्जांपल एक ये सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर आपको पता लगता है कि इस सेगमेंट में यहाँ पर जो है वो एनालिड का माउथ मौजूद है। एक जो सेगमेंट होगा वो ओवरहंग होगा, इसको ओवरहंग सेगमेंट कहते हैं। ओवरहंग सेगमेंट का मतलब है कि माउथ का सेगमेंट आखिरी नहीं है, बल्कि उससे आगे एक जो है वो सेगमेंट मौजूद है। तो ये जो है वो एक सेगमेंट होता है और बेसिकली इसके अंदर होते हैं मसल्स। फूड को कलेक्ट करने के लिए यहाँ मसल्स होते हैं, तो ये फूड को बकायदा एक पुश देता है इनटू द माउथ, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, पहला बॉडी का सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, ठीक है। तो उसको प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम दोनों एक है। द पेरिस्टोमियम सराउंड्स द माउथ एंड बियर सेंसरी टेंटिकल्स और सिराए। अब यहाँ गौर कीजिएगा, दो तरह की चीजें, एक प्रोस्टोमियम है एक पेरिस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम प्रोजेक्ट डॉर्सली एंड एंटीरियरली टू द माउथ, ठीक है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट द पेरिस्टोमियम सराउंड्स द माउथ एंड बियर्स सेंसरी टेंटिकल्स। और कीजिए अब यहाँ पर वो बात क्या कर रहा है, ये बात वैसे अपेरेंटली जरा डिफिकल्ट है डिफरेंशिएट करना। ये यहाँ पर आपने सेगमेंट ड्रॉ कर दिए एनालिड के तीन सेगमेंट, ठीक है। इस वाले सेगमेंट में है माउथ, इसके आगे एक और सेगमेंट है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रोबोसिस, सूंड की तरह का ये सेगमेंट है, प्रोबोसिस। तो ये जो सेगमेंट है ये है प्रोस्टोमियम। इसके बाद वो सेगमेंट जो कि माउथ को सराउंड कर रहा है उसको आप कहते हैं पेरिस्टोमियम। जिसमें माउथ है, आप ये कह लीजिए जिसमें माउथ है वो पेरिस्टोमियम है, और जो माउथ से आगे है एंटीरियर टू माउथ है वो प्रोस्टोमियम है। तो ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है जो इनमें आ रहा है, ठीक है। सराउंड्स द माउथ
ये माउथ को सराउंड करता है, एंड बियर सेंसरी टेंटिकल्स और सिराए, ये सारी सारी चीजें। अच्छा, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इनमें वो ये है कि ज्यादातर इनमें वो होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड बॉडी होती है। इनमें आपको पता है अर्थवॉर्म भी आ जाते हैं। अब अर्थवॉर्म या इस तरह के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके उनका प्रॉब्लम यही होता है कि दे कैन नॉट एग्जिट देयर बरोज अंटिल द एनवायरनमेंट इज ह्यूमिड। अगर एयर में अच्छे तरह से वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तभी ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स हैव 100% chance of getting dehydrated if they are faced by the sunlight. इवन सर्दियों के सनलाइट भी इन पे अगर पड़ेगी तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी देखें, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड भी होता है। अब वो सिलोमिक फ्लूइड क्या कर रहा है, गौर कीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर इनकी बॉडी के अंदर जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, तो जाहिर सी बात है ये अपना वर्किंग नहीं कर सकते। एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है बेटा कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और ये आप जो है ये कंफर्म भी कर सकते हैं, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब ये मैं डिफरेंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ अर्थवॉर्म के, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अर्थवॉर्म के ये जो सेगमेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इसके बिल्कुल नीचे मेसोडर्मल लेयर है। ये जो बाहर की लेयर है, इसके बिल्कुल नीचे मेसोडर्मल लेयर है। और ये जो मेसोडर्मल लेयर है बेटा, इस एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल लेयर के दरमियान में क्या हो गया? मेरी तरफ से आपके पास आवाज कम आ रही है। मैं माइक थोड़ा और करीब कर लेता हूँ बेटा, इससे ज़्यादा तो, क्योंकि अगर बाकियों को ठीक आ रही है तो फिर इशू शायद आपकी तरफ हो सकता है। आप एग्जिट करके एंटर होकर दोबारा देख लें। बाकियों को में से किसी को इशू है तो बता दें, हो सकता है मेरी तरफ इशू हो। अल्लाह खैर। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। चले फिर एक मिनट रुकिएगा, मैं एग्जिट होकर एंटर होता हूँ। मुझे किसने म्यूट कर दिया? क्लियर है वॉइस? चले, मेरी तरफ नहीं है इशू। अच्छा, चले बेटा एक दफ़ा आप लोग भी ट्राई कर लें, मे बी वो हो क्या हो, तो आ रहा हूँ आप लोगों की तरफ, आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई कर लें। ओके, सो ये जो अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये जो पोर्शन है, इसमें यहाँ दरमियान में मौजूद है बेटा सिलोमिक फ्लूइड। अब ये जो सिलोमिक फ्लूइड है, ये वो फ्लूइड है जो कि बेसिकली इस वक्त इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे वर्किंग कर रहा है। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये ही वो चीज़ होती है कि जब आप अर्थवॉर्म पे सॉल्ट डालें या कोई ऐसी चीज़ डालें जो कि एक्सट्रीमली हाइपरटोनिक हो, तो फौरी तौर पे वाटर बाहर को रिलीज हो जाता है। और जब वाटर बाहर रिलीज होता है तो इनका स्केलेटन सारा का सारा रिमूव हो जाता है, डेड विच मेक्स देम डेड। ठीक है, तो इस वजह से फिर जो है ये इशू आता है। अच्छा, यहाँ पर ये सिलोमिक फ्लूइड जो है, इसकी वाली बात कर रहा था मैं। सो अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है। द एपिडर्मिस ऑफ एनाइड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स दैट secrete अ प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग क्यूटिकल। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल भी रिलीज करते हैं, और वो क्यूटिकल जो है वो बहरहाल किसी न किसी हद तक इनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट सूटेबल हो, अगर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, बाहर ड्राई है, टेम्परेचर ज़्यादा है, या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, इनकी बॉडी से वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड इनकी जो है वो डेथ अकर हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो। उसके बाद ये सारे इन्होंने बताया हुआ है, वॉकिंग
फास्ट क्रॉलिंग, स्विमिंग सारे पैरापोडिया की वजह से जो है वो होते हैं। अच्छा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बताया हुआ है कि स्विमिंग के लिए या मूवमेंट के लिए इनके जो मसल्स हैं वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जैसे अगर आप एक जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेगमेंट, अनदर सेगमेंट, देन अनदर सेगमेंट, अनदर सेगमेंट, देन अनदर सेगमेंट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये इसका एंटीरियर एंड है। अब इसकी बॉडी के दोनों साइड्स पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। एक ऑर्गेनिज्म अगर इनमें से एक एनालिड अगर स्विमिंग कर रहा है तो दोनों साइड के इधर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, इधर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों साइड्स पर मौजूद हैं, दीज आर एंटागोनिस्टिक। और आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या हो सकते हैं? दे एड द एनालिड टू टर्न और फास्ट स्विमिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा एस शेप स्विमिंग होगी उतनी फास्ट होगी। ये वाटर को कट करते हुए निकल जाएंगे। एस शेप स्विमिंग जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है, तो इनके मसल्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक वर्किंग करते हैं। फिर प्रोपल्सिव फोर्स जो है वो पैरापोडिया की वजह से होती है। ठीक है, तो ये चंद एक फीचर्स हैं। फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बेटा एलिमेंट्री कनाल होता है। एलिमेंट्री कनाल आवाज तो नहीं कटी मेरी? जी सर, कट गई थी बीच में। कहाँ पर? मैं क्या बोल रहा था? सर एंटागोनिस्ट ओके, एंटागोनिज्म, ओहो अच्छा, एलिमेंट्री कनाल पे था मैं। तो बेसिकली एंटागोनिज्म तो मैं बता रहा था मसल्स का, कि मसल्स जो हैं वो एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं और ये एस शेप मूवमेंट करते हैं। उसके बाद जो है, जो एलिमेंट्री कनाल के हवाले से मैं बता रहा था कि इनके बॉडी, इनका जो माउथ होता है, इट कैन प्रोजेक्ट आउट जस्ट लाइक द टंग ऑफ कैमिलियन। जो गिरगिट की जबान होती है ना, उसकी तरह से ये जबान निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसको ये अपने बाहर अपना जो माउथ है या अपनी एसोफेगस है, ये बाहर को जस्ट लाइक द फायरिंग एकदम बाहर निकालते हैं और अपना प्रे कैप्चर करके, ये रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं जिसके जरिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर रिट्रैक्टर मसल्स। और ये रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं वो प्रोबोसिस बैक इनटू द पेरिस्टोमियम, वापस ले आते हैं। तो बरोअर्स जो होते हैं वो डिपॉजिट फीडर्स होते हैं, फिल्टर फीडर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म ये हो सकते हैं, और ये इस तरह की फीडिंग इनकी होती है। ये इन्होंने वो दिखाया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, मसल्स रिलैक्स, यहाँ के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये ऑपोजिट चलेगा, यहाँ के मसल अब फुली स्ट्रेच्ड हैं, और यहाँ वाले मसल, इस वाले केस में यहाँ के मसल जो हैं वो ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड दिखाए हुए हैं। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन, अच्छा डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन इस तरफ है, तो ये ऑपोजिट मूवमेंट जो होगी इसकी वजह से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फुली स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का क्या मतलब है? स्ट्रेच्ड का मतलब ये है फैले हुए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि मसल जो है वो छोटा हो गया, मसल ने अपने आप को बिल्कुल छोटा सा कर लिया। ठीक है, और स्ट्रेच का मतलब ये है कि जब एक साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है, तो दूसरी साइड का मसल फैल जाता है। ठीक है, तो ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होती है जो इनकी यहाँ पर अकर होती है। ये इस तरह की मूवमेंट जो है वो इन्होंने दिखाई हुई है। ये देखिए, ये मूवमेंट इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। स्विमिंग, रैपिड क्रॉलिंग और स्लो वॉकिंग, इन तीनों में इस तरह के मसल्स यूज हो रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल डायग्राम जो कि आपको हर एंगल दे रही है डायग्राम का, और इनकी वॉकिंग का, लोकोमोशन का। गैसियस एक्सचेंज और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो क्लोज सर्कुलेशन है, और क्लोज सर्कुलेशन जो है इसमें किसी भी किस्म की कोई कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसा डाउट नहीं है। ठीक है, इनके पास हार्ट या पंपिंग डिवाइसेस होती हैं, बॉडी में कई तरह की वेसल्स होती हैं, बड़ी स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, और वो जो स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं वो इनकी पूरी बॉडी में
आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की फॉर्म में होती है और पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं और उसी तरह ब्लड लेकर जाती हैं जिस तरह ह्यूमन का ब्लड जाता है, ठीक है। तो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का तो बहुत स्पेशलाइज्ड है, उसमें वेन्स और वेन्स के अंदर वॉल्व्स और वेन्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स वो हैं। लेकिन बाकी जो जहां तक बात है कि वैसे अगर जनरल सिस्टम में देखा जाए तो क्लोज्ड है। और गैसियस एक्सचेंज के लिए बहरहाल इनके पास लंग्स वगैरह नहीं है और इनका जो है वो डोर्सल एओर्टा दैट लाइज अबव द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली इन्होंने अगर डायग्राम दी हुई है, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये गट है, ये सारा मतलब ब्यूटीफुल, क्या एक्सीलेंट जो है वो एक डिपिक्शन इन्होंने की हुई है कैपिलरीज की। पैरापोडियल कैपिलरीज दिखाई हुई हैं, गट वॉल कैपिलरीज हैं, ठीक है। डोर्सल ब्लड वेसल दिखाई हुई है, डोर्सल। ये देखिए, ये जो है वो एंटीरियर की तरफ जा रहा है ब्लड, एंटीरियर पोर्शन की तरफ ब्लड जा रहा है। ये जो वेसल है ये मेजर वेसल है, ठीक है। और इसी के पीछे कहीं ना कहीं हार्ट होते हैं। इन्होंने यहाँ पर हार्ट शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ इनका जो है वो प्रॉपर हार्ट होता है और ये बहुत एक्सीलेंट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें अगर किसी का कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो यही ऑर्गेनिजम्स है जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। बाकी किसी का कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्लोज्ड कुछ में आपको नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, एक जगह सेफलोपोडा, जो मोलस्का में आपने पढ़ा पीछे एक ग्रुप जो पढ़ा ऑक्टोपस वाला, उसमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यकीनन मिलेगा, वो एक प्रॉपर है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी पूरे फाइलम में, क्योंकि वो एक क्लास है, क्लास सेफलोपोडा है, ठीक है, पूरे फाइलम में अगर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है तो वो सिर्फ एनालिड्स हैं। इनमें आपको सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और बड़ा प्रॉपर, बड़ा जबरदस्त किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मौजूद होता है। यहाँ पर देखिएगा कि नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पर इसकी डिटेल बहुत ज्यादा वैसे जरूरी नहीं है, एक दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि इनकी जो मेन फाइबर है जस्ट एक्टिंग लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब अमेजिंगली इनके हर सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन है। वो जो मेटामेरिज्म है ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हर सेगमेंट में एक एक गैंग्लियन है और वो गैंग्लियन अपने आप में उस सेगमेंट का ब्रेन है। जैसे ह्यूमन की अगर आप बात कर लेते हैं तो ह्यूमन के स्पाइनल कॉर्ड को 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। 4 सेगमेंट्स अगर आप बॉडी के बना लें, नंबर 1 सर्वाइकल, नंबर 2 थोरेसिक, नंबर 3 लंबर और नंबर 4 पेल्विक। 4 जो रीजन्स अगर हम अपने बॉडी के बना लेते हैं, हर सेगमेंट में 4 अलग अलग जो है वो गैंग्लियन, यहाँ गैंग्लिया मौजूद होते हैं। चारों चारों सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लिया मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके जितने सेगमेंट हैं उनके उनमें हर सेगमेंट में गैंग्लिया मौजूद है और हर एक एक प्रॉपर ब्रेन के तौर पे परफॉर्म कर सकता है। और ये जो पूरी नर्व जा रही है इसके अंदर आप देखिए स्मॉल फाइबर्स किस कदर जबरदस्त रेंज है। और ये लेटरल नर्व्स है बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके हवाले से भी अगर आप देखें तो स्पाइनल कॉर्ड एक वर्टेब्रल कॉलम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक डिस्क है, ये रिब्स निकल रही हैं यहाँ से, ये और ये एक और रिब निकल रही है, ठीक है, ये। और उसके बाद यहाँ आगे जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है, यहाँ से बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है। और ये वो डिस्क है या ये वो बोन है जो बेसिकली हमारी सबसे डोर्सल साइड पर है। ये वो वर्टेब्रा है बेसिकली, जो आप हाथ लगाते हैं अपनी कमर पे और पहली जो हड्डी जिस पे आपका हाथ पड़ता है वो ये है, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और अब इसके ऊपर एक कार्टिलेज की बोन आती है पूरी, कार्टिलेज की बोन कहना गलत है, पूरा कार्टिलेज इसके ऊपर प्लेस्ड होता है। फिर उसके ऊपर अगला वर्टेब्रा, फिर एक कार्टिलेज की प्लेसमेंट होती है, फिर उसके ऊपर अगला वर्टेब्रा, फिर कार्टिलेज की प्लेसमेंट होती है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप अपने वर्टेब्रा को साइडवेज देखें ना, और कीजिएगा आप, अगर आप अपने वर्टेब्रा को साइडवेज देखें तो इस तरह का गोलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है। इसके आगे जो है वो इस तरह से एक प्रोटेक्टिव बोनी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर से, अब मैं आपको बताता हूँ, यहां से गुजर रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पास ऑन हो रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो वर्टेब्रा होता है
जिस जगह से स्पाइनल कॉर्ड खाली होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्टेब्रा होगा, यहां पर जो वर्टेब्रा होगा, गौर कीजिएगा, इस जगह पर जो वर्टेब्रा होगा वो जिस हिस्से को कवर करेगा वो इतना हिस्सा होगा। इसका मतलब है दरमियान में से थोड़ी सी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एरिया खाली होता है। तो वो जो एरिया दरमियान में से थोड़ा सा खाली होता है, यहां से लेटरल नर्व्स निकलती हैं, ऐसे यहां से लेटरल नर्व्स निकलती हैं, और ये वो नर्व्स होती हैं बेसिकली जिनकी वो डिस्क स्लिप के नतीजे में जिन नर्व्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, या स्पॉन्डिलोसिस में जो नर्व्स दो मोहरों के दरमियान में दब जाती हैं, वो ये नर्व्स होती हैं। अब बिल्कुल इसी तरह आप देखिए कि इनके मोहरे तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह की स्पाइनल नर्व्स यहां मौजूद हैं साइड पे, और ये लेटरल नर्व्स हैं जो कि साइड से निकल रही हैं। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट है। और इनसे अच्छा अगर किसी का नर्वस सिस्टम है तो या वो सेफलोपोड्स हैं जो कि मोलस्का क्लास सेफलोपोडा, और या वो आर्थ्रोपोड हैं जो कि जिनकी बी की लर्निंग इतनी ज्यादा है कि आप उनको अल्फाबेट्स और कलर की पहचान तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, क्योंकि वो उनको पता, आपको पता है कि वो फ्लावर्स की तरफ जाती है, लेकिन अल्फाबेट्स तक की पहचान जो है वो बीस को करवाई जा चुकी है। इतना एफिशिएंट लर्निंग सिस्टम है। इनसे अच्छा अगर है तो इन दो का है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वरना इतना अरेंज नर्वस सिस्टम किसी का भी नहीं है। अब आप यहां पर देखिए कि ये इन्होंने वो दिखाया हुआ है, इसका हेड रीजन, आईज यानी सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, और ये वो गैंग्लिया हैं जो कि बेसिकली ब्रेन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें जो है वो मौजूद है। सेंसरी स्ट्रक्चर, अच्छा ये बड़ी मजे की बात यहां पर लिखी हुई है कि जाइंट फाइबर अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड कंडक्ट नर्व इंपल्सेस एट 30 मीटर पर सेकंड। ह्यूमन की 120 मीटर पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है। 120 मीटर पर सेकंड से मुराद क्या, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये होगा 360 फीट, 360 फीट पर सेकंड, ठीक है। तो ह्यूमन की इतनी ज्यादा है, लेकिन इनकी बहरहाल क्योंकि ये होते ही छोटे से हैं, ज्यादा से ज्यादा इनका साइज जो है अभी यहाँ कहीं लिखा हुआ था 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर होता है, छोटे से होते हैं। तो इस वजह से इनकी यही नर्व इंपल्स जो है ये बहुत होती है और बॉडी के हर रीजन में मौजूद होती है। फिर सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं जी, पेयर ऑफ आईज है, फोटो रिसेप्टर सेल्स है, वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल कप ऑफ रिसेप्टर सेल्स टू स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉर्निया लेंस एंड विट्रस बॉडी। तो ये आईज इस हद तक इनमें मौजूद हैं। अर्थ फॉर्म्स लैक वेल डेवलप्ड आई विच इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन देयर सबटेरेनियन लाइफ। जाहिर सी बात है जमीन के नीचे रहते हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं पानी में स्विमिंग करते हैं उनके अंदर प्रॉपर आई होना वो बड़ा जरूरी होता है, खासतौर पर प्रेडेटर से बचने के लिए। Other sense organs, nuchal organs are pairs of ciliated sensory pits, two or slits in the head region, from the subpharyngeal ganglia, nuchal organs which are thought to be chemoreceptors for food detection. ठीक है, तो ये है एक्रीशन। अब आते हैं बहुत ही जबरदस्त, मैं इसको बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जस्ट हैव अ लुक एट दिस मेटानेफ्रीडियम। और मेटानेफ्रीडियम का आपको पता है कि ये कैसा, ये इनके इसके बारे में मैंने पिछले दिनों भी डिस्कशन की थी कि ये इस पूरे इन्वर्टिब्रेट सिस्टम में वाहिद सेटअप है कि जिसमें रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमिना मौजूद है। और रीअब्जॉर्प्शन होने का मतलब ये है कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन बहरहाल है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो तभी होती है जब आपकी बॉडी को कुछ नीडेड है या नहीं है। अगर वाटर नीडेड है तो आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हो, सोडियम नीडेड है तो आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो। तो इसका मतलब है इनमें इनमें किसी ना किसी हद तक ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमिना मौजूद है। बट अगर एक मैरिन एनिलिड है और आप उसको उठा कर रख देते हैं फ्रेश वाटर में, तो बेटा ये तो ठीक नहीं है। मतलब ये तो ह्यूमन की भी मिसाल ले लें, आप पिलाएं हाँ जरा ह्यूमन को भी पानी समुद्र का, लगना पता जाए। हमारी किडनी जो है वो कितने, क्या मैं पढ़ रहा था, कितने सोडियम आयंस फिल्टर कर सकती है, ये एकर्ट की फिजियोलॉजी की बुक में था, पता नहीं क्या अमाउंट लिखी हुई थी। लेकिन जितना हमारे प्लाज्मा का नॉर्मल लेवल है ना, नॉर्मल प्लाज्मा सोडियम लेवल, उससे डबल है ओशन का या मैरीन का, विच इज वेरी डेंजरस। जाहिर सी बात है, आप ह्यूमन को उठा के मैरीन वाटर में रख देंगे वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन का
और होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है अपने इन्वायरमेंट में माइनर फ्लक्चुएशंस बर्दाश्त करना। होम्योस्टेसिस का कभी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी और एनवायरनमेंट में जाकर वहां की फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करेंगे, इल्ला ये कि आप इंसान हो और आप इंतजामात कर लें, जैसे जैकेट शैकेट पहन लें, वहां का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लें आप, वरना बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो होम्योस्टेसिस है ये माइनर फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करने का नाम होता है। खैर, तो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन मौजूद है, और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये नेफ्रीडियम है। ठीक है, नेफ्रीडियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है नेफ्रोस्टोम। ये नेफ्रोस्टोम, इट इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ग्लोमेरुलस, और ये ज्यादातर किसको फिल्टर करता है? ये बॉडी फ्लूइड्स को, ये जो सीलोमिक फ्लूइड है इसको फिल्टर करता है, और यहां से जो भी फ्लूइड्स होते हैं दे फिल्टर इनटू द दिस पोर्शन यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास आ रही होती हैं कई तरह की वेंट्रल ब्लड वेसल। अब यहाँ ब्लड वेसल भी गुजर रही हैं, ठीक, तो ब्लड वेसल इसके इसमें से भी गुजरती है, और यहाँ से गुजरती हुई जो ब्लड वेसल है वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक है, यहाँ से इस जगह पर स्टोरेज की जाती है थोड़ी देर के लिए, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सिक्रीटरी प्रोडक्ट को जब यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ से देखा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ की कर रही है, अगर नहीं तो उसके बाद फिर लेट देम आउट। ठीक है, तो ये मेटानेफ्रीडियम इनके मौजूद है। अगली बात पे आते हैं, जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, एक तो रीजनरेशन का फिनोमेना बहुत जबरदस्त है इनके अंदर, रीजनरेशन का फिनोमेना बहुत जबरदस्त है। दूसरा ये है कि इनका जो ये है गोनेड्स, वो ऑलमोस्ट इसी जगह पर मौजूद है जिस जगह किडनी है या जिस जगह मेटानेफ्रीडियम है। यहाँ से जो है वो स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं एंड दे गो आउटसाइड। तो स्पर्म्स का जो रास्ता है वो भी यही है। ठीक है, फिर इसके अलावा इनमें जो है एक्सटर्नल भी होती है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी में लॉज भी किए जाते हैं स्पर्म सेल्स जो हैं, वो बॉडी के अंदर भी ऐड किए जाते हैं। तो ये भी इनमें ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है ये भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हाँ, एक बात यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इनके जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, खास तौर पे वो इंडिविजुअल्स जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द एनालिड्स that perform internal fertilization are structurally very much different from those who perform external fertilization. External fertilization काफी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए कैसे डिफरेंट होते हैं। इनका जो सेक्सुअली मेच्योर होता है, जिसने इंटरनल फर्टिलाइजेशन करनी होती है, उसको एपिटोकी कहते हैं या एपिटोक कहते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं जिन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, उनको एटोक एटोक कहते हैं, ATOKE। ठीक है, और एपिटोक हैज अ बॉडी मॉडिफाइड इनटू टू रीजन्स, anterior segments carry on normal maintenance function and posterior segments are enlarged and filled with gametes, gametes से फिल अप हो जाते हैं और एफिशिएंट स्विमिंग के लिए बहरहाल। लेकिन ये इनमें ये डिफरेंस होता है, इनके जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें बड़ा वाज़ेह डिफरेंस होता है। Swarming epitopes accomplish at least three things. First, because non-reproductive individuals remain safe below the surface waters, predators cannot devastate an entire population. ये भी बड़ा फायदा है कि एपिटोक्स अपने आप को एटॉक्स के लिए कुर्बान कर देते, क्योंकि इन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है ओपन वाटर में आके। तो वो जो सॉइल के नीचे है उनको तो शिकार नहीं किया जा सकता, जो सॉइल से ऊपर है उनको बाहर शिकार किया जा सकता है। सेकंड, external fertilization require individuals become reproductively active at the same time and in close proximity to one another. Swarming ensures the large number of individuals are in the right place at the proper time. सीजन आता है प्रॉपर इनकी उसका रिप्रोडक्शन का। एनीवेज वो आप देख लीजिएगा खुद ही। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए।
अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। अगर आप इसके पिछले एडिशंस में देखेंगे ना, मिलर हार्ले के पिछले एडिशंस में देखेंगे कि ये जो फाइलम एनेलिडा है इसकी दो क्लासेस दी हुई हैं, पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, और तीसरी एक दी जाती है हाइड्रोडीनिया। बेटा जो पोलीकीटा है ना, इनका पहले ये समझा जाता था कि पोलीकीटा एक क्लास है, लेकिन डिटेल एनालिसिस से जब आपने मज़ीद उसको स्टडी किया तो ये पता लगा कि किसी ऑर्गेनिज्म को पोलीकीटा कहना ऐसे ही है जैसे आप उस ऑर्गेनिज्म को कहें कि ये एनेलिड है। कहने से मुराद ये है कि तमाम एनेलिड्स पोलीकीट्स हैं, यानी उनमें मल्टीपल सीटा होते हैं, मल्टीपल सीटा मौजूद होते हैं। तो इस तरह जो पुराने नेम हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वो क्लासिफिकेशन बेसिकली न्यू नेम्स के साथ है। जो पुराने नेम्स हैं वो मिस्टेकनली कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में कह लें, किसी भी नतीजे में कह लें, वो दिए गए थे, और अब वो नेम्स जो हैं वो वैलिड नहीं है। तो अब इनको न्यू नेम से हम देखेंगे, और आगे इसकी बहुत आसान है। ये चैप्टर कल खत्म हो जाना है, ये कल खत्म हो जाना है। उसके बाद स्मॉलर फाइला आएगा, वो भी एक ही दिन की मार है वो चैप्टर भी, फिर आर्थ्रोपोडा आना है। जी बेटा। सर ये जो एनिलिड्स हैं इनका पोस्टीरियर रीजन रिप्रोडक्टिव होता है